हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 2.0 में। हम जियोग्राफी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। हम इसमें 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमारा 5वां टॉपिक शुरू हो रहा है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इस जो यहाँ पर चीज़ें दी उसके अलावा क्या क्या नई बातें हम सीख सकते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे जितने भी ग्रह पाए जाते हैं, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर मानव जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आवश्यक तत्व हैं, यानी कि भूमि, जल, हवा, वो तीनों पृथ्वी पर हमें मौजूद हैं। भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। और पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। उन्हीं 3 महत्वपूर्ण घटक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वही पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। देखें क्या है वो महत्वपूर्ण घटक हैं। क्या पहला महत्वपूर्ण घटक क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। यानी जिस सतह पर हम रह रहे हैं, जिस भाग पर हम रह रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। अगला क्या है? अगला है वायुमंडल। अगला क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? जो हवा ये हमें महसूस करते हैं, यही वायुमंडल? वायुमंडल नहीं। पृथ्वी गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोचते होंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से पृथ्वी पर हमें ऊष्मा महसूस होती है। तभी तो कहते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो नुकसानदेह भी है। तो फिर यहाँ पर पृथ्वी में गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी होगी तो फिर पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो यहाँ रुकेंगी, यहाँ पर ऊष्मा हम रोक ही नहीं पाएंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्या है? तो मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा वायुमंडल ही हमारे लिए क्या है? जरूरी है। अगला है जलमंडल। जलमंडल, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, और रहने लो 71% भाग पर जलमंडल पाया जाता है, और लगभग 29% भाग पर ही स्थलमंडल पाया जाता है। ठीक है। तो जलमंडल की जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प, सभी को हम सम्मिलित करके उसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। जीवमंडल के बारे में यहाँ बता रहा है कि जिस जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, उसे जीवन, यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, उसे एक जीवमंडल के लिए कह दिया गया। ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, भूमंडल के बारे में जानना शुरू करते हैं। भूमंडल क्या है? भूमंडल पृथ्वी का के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूमंडल को अगर हम कहें तो भूमंडल क्या है? यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना, जो जिस पर हम रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जैसे बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को हम कैसे जानते हैं? महाद्वीपों के नाम से जाते हैं। और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि भूमंडल में ये महासागरीय बेसिन क्या आ गए? ये महासागर की बात नहीं कर रहा है। महासागरीय बेसिन, महासागरीय बेसिन शब्द क्या है? महासागरीय बेसिन मतलब कि जैसे देखिए, महासागर है तो महासागर, ये ऐसे महासागर, हमें ये तल, उसमें जल का स्तर दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्थल होगा, कहीं ना कहीं तो ये जल टिका हुआ है। तो ये जो स्थल है जिस पर जल टिका हुआ है, उसकी बात करा। महासागरीय बेसिन से अर्थ आप समझे क्या है? तो क्या आपने जाना कि भूमंडल में मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक महाद्वीपों में और बड़े जलाशयों के महासागरीय बेसिन में। ठीक है। एक यहाँ पर आपको बता रहा है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए अभी कह रहा है आपसे विश्व के मानचित्र को देखें। अभी मैं आपको विश्व का मानचित्र दिखाऊंगा और उसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। देखिए भूगोल में आप चीज़ें रट नहीं सकते। आप जब मानचित्र देखेंगे आपको अपने आप चीज़ें समझ आएंगी, अपने आप चीज़ें याद होंगी। आप बस देखिए क्या है। और कह रहा है कि समुद्री तल का जो जल है, समुद्री जो जल है उसका तल सभी जगह एक समान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर आपको उसने बात बताई कि सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे कुछ आकृति है, अब इसमें अगर जल भर दिया जाए तो तल तो बराबर ही रहेगा ना, नीचे से वो कैसा भी हो। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखें। ये देखिए आपका विश्व का मानचित्र आ गया। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, समझें क्या है। देखिए उसमें आपको बताया कि जो पृथ्वी है उसमें भूमंडल पाया जाता है। भूमंडल में मुख्य रूप से कितने दो भागों में उसने बांटा। किसमें किसमें? एक महाद्वीपों में, एक महासागरीय बेसिन में। तो महाद्वीप आपके कितने हैं? महाद्वीप कुल पाए जाते हैं 7। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कौन कौन से? पहले तो उसको समझते हैं। एक आपका ये उत्तर अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये कितने हो गए आपके? 6। और एक ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। तो कितने कुल महाद्वीप हो गए आपके? 7 महाद्वीप। अगर आपसे पूछे महासागर कितने होते हैं, तो महासागर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? उनको देखते हैं। एक ये आपका प्रशांत महासागर हो गया, एक आपका ये अटलांटिक महासागर हो गया, एक ये आपका आर्कटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, और एक आपका अंटार्कटिका महासागर भी है। अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और अंटार्कटिका महासागर भी है। ठीक है, तो ये 5 महासागर हो गए। इसमें अब और डिटेल में जानते हैं, थोड़ी सी नई बातें सीखते हैं क्या हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको उत्तर अमेरिका से शुरू करता हूँ, या आप थोड़ा सा पहले इस चीज़ को देख लें। जैसे आपसे एक बात आप ध्यान से यहाँ पे देखें, तो ये जो रेखा जा रही है, ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा है? ये आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यानी कि जो रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती। तो अगर आप देखें कि जितना भी महाद्वीप है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा स्थल क्षेत्र है वो सारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो पूरा पूरा है। दक्षिण अमेरिका का भी कुछ भाग है, अफ्रीका का भी कुछ भाग है। अदरवाइज ज़्यादातर जो हमारे महाद्वीपों का भाग है वो कहाँ है? सब उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। आप यहाँ देखें कि ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। उत्तर देखेंगे कि इधर एशिया के बाद क्या है? प्रशांत महासागर। क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो ये प्रशांत महासागर उधर जाके ऐसे जुड़ जाएगा। तो अगर आप ऐसे कहें कि उत्तर अमेरिका से हम चलेंगे प्रशांत महासागर के थ्रू, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ये एशिया में पहुँच जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो उत्तर अमेरिका और एशिया के बीच क्या है? प्रशांत महासागर है। और आप ये देखें कि अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है आपका? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच अटलांटिक महासागर है। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे व्यस्ततम, अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो सबसे व्यस्ततम महासागर अटलांटिक महासागर ही है। सबसे व्यस्ततम महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखें, ये आर्कटिक महासागर है, ये अंटार्कटिका, ये भारत के नीचे जो ये हिंद महासागर है। भारत के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए हम क्या क्या नई बातें सीख सकते हैं। अगर आपसे दक्षिण अमेरिका को ध्यान से देखें, अब एक एक महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं इसको। दक्षिण अमेरिका को ध्यान से देखें आप। दक्षिण अमेरिका में क्या है? देखिए दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। ये बात आप याद रखेंगे। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। और अमेजन नदी, प्रवाह की दृष्टि से सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेजन नदी है। प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेजन नदी। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। तो ये दो बातें आप यहाँ याद रखेंगे।
ठीक है, अब अगले में आते हैं। हम उत्तर अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका हो गया, अब उत्तर अमेरिका की बात करते हैं। उत्तर अमेरिका में आप देखें रॉकी पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकी पर्वत कहाँ है, तो उत्तर अमेरिका में है। ये अपलेशियन पर्वत कहाँ है, अपलेशियन पर्वत पे प्रश्न आ जाता है कभी कभी। अपलेशियन पर्वत कहाँ है, उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, उत्तर अमेरिका में। ठीक है, दो बातें आप याद रखेंगे, और भी बहुत सी बातें अभी हम जानेंगे, ध्यान दें। ये जो हमारा क्षेत्र है, ये अलास्का है, ये अलास्का है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा ये देखिए क्या है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये और किसी महाद्वीप को नहीं काटती। अगर महाद्वीप की बात करें, बाकी यहाँ पे जावा सुमात्रा द्वीप वगैरह हैं, लेकिन अगर महाद्वीप की बात करें तो जो हमारी भूमध्य रेखा है या विषुववृत्त रेखा है, वो सिर्फ दो महाद्वीपों को काटती है, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। अगर यहाँ से आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब आप समझ गए, तीनों किस महाद्वीप को काटती हैं, तो वो सिर्फ अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप से ही तीनों रेखाएं जाती हैं, बाकी किसी और महाद्वीप को तीनों रेखाएं नहीं काटती। देखिए, आप भारत की अगर बात करेंगे, अगर भारत की आप बात करें, देखिए भारत कहाँ है, ये भारत है, तो भूमध्य रेखा का भारत से कोई संबंध नहीं है। भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों को से गुजरती, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती, 8 राज्यों से। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती, तो 8 राज्यों से गुजरती है। इतनी बात आप समझ गए। अगर हम मकर रेखा की बात करें, तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे थे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में हमने दो चीज़ जानी कि दक्षिण में अगर हमसे पूछा जाए सब लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम यूरोप में आते हैं। यूरोप की बात करें, यूरोप के बारे में समझे। अगर आपसे पूछेगा कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत यूराल पर्वत, कौन सा पर्वत, सॉरी यूराल पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए यूरोप और एशिया के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, यूराल पर्वत स्थित है। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और यूरोप में ये देखिए, ये आल्पस पर्वत है। देखिए, ऐसे आपको याद नहीं होगा कि क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस तरह से अगर जब भी विश्व का मानचित्र आएगा और मैं बार बार आपको बताऊंगा, तो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। आप ऐसे रटेंगे भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे बार बार मानचित्र आएगा। अब जब पढ़ाएंगे हम, तो बीच बीच में मानचित्र आता ही रहेगा, क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं बार बार बताऊंगा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर आप देखें तो यूरोप, ये है यूरोप की हम बात कर रहे थे। यूरोप में कौन सा पर्वत है, आल्पस। अच्छा, ये आपका देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए ये एटलस पर्वत है। क्या है, एटलस पर्वत। यहाँ सहारा के मरुस्थल पाए जाते हैं। कैसे मरुस्थल, सहारा के मरुस्थल। अफ्रीका में ये नील नदी हो गई। ठीक है, ये देखिए ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का रिलेशन कहाँ से, अगर आप आगे जाएंगे, आप पढ़ेंगे, तो वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में जो ये निचला हिस्सा है अफ्रीका का, यहाँ वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से ही चारों ओर से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे। वेल्ड घास के मैदान का जिक्र होगा, वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के पास। ठीक है, इसके बाद आपने अफ्रीका में जाना, सहारा मरुस्थल है, एटलस पर्वत है, नील नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप के बारे में आपने जान लिया। अगर आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर की स्थिति क्या है, तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच भूमध्य सागर पाया जाता है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। याद रखेंगे आप, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच भूमध्य सागर है। एशिया और यूरोप के बीच यूराल पर्वत है। एशिया और यूरोप के बीच यूराल पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ 2 महाद्वीप स्थित हैं। कौन कौन सा, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की शायद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे लंबी। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा काफ़ी कुछ यहाँ से हमने नई चीज़ें जानी। और
जैसे हम उत्तर अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तर अमेरिका में यहाँ प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान अगर आपसे पूछे जाएं तो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे आपने काफ़ी कुछ देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये भारत है, ये श्रीलंका है, भारत है, श्रीलंका है, ठीक है। चलिए, काफ़ी कुछ आपने जाना, धीरे धीरे याद रखेंगे और बहुत कुछ हम धीरे धीरे ऐसे पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें हमारे दिमाग में सेव होती जाएंगी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं, देखें क्या है। तो हमने क्या पढ़ा कि भूमंडल है उसको दो भागों में बांटा गया है, मुख्य प्रकार से दो भागों में बांटा गया, एक महाद्वीप, एक महासागरीय बेसिन। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 जो है मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848, इसको देख लीजिएगा, शायद 8,850 भी बोलते हैं, 8,850 मीटर हो गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कितना है? 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको, क्या आप जानते हैं, इसको देखें क्या है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अब यहाँ से आप याद रखेंगे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है और भी कुछ। जापान की जुंको तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की पहली महिला तो जुंको तो ताबई। और बचेंद्री पाल जो कि भारत की महिला हैं, उन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। और हम अपने टॉपिक पे आते हैं, महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये मैंने आपको बताया और जो मानचित्र है उसमें मैंने दिखा भी दिया। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जैसे अगर आप थोड़ा सा ऐसे रफली आप बनाने की कोशिश करें तो यहाँ कहीं उत्तर अमेरिका है, फिर ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका, एशिया यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एशिया है। इसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अंटार्कटिका। ऐसे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। जैसे रफली आप बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से हम बारी बारी सातों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको नहीं बताएगा क्योंकि आप ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कक्षा 6 में कितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने मिस कर दी। यहाँ से कितना हम सीख पा रहे हैं। जब हम 7 में 8 में अभी हम इसको कॉन्टीन्यूसली पढ़ेंगे तो लगभग जियोग्राफी आपका जितना एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मल एग्जाम में, तो वो तो सब कंप्लीट ही हो जाएगा। आपको अलग से कुछ हमें नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं। एशिया महाद्वीप क्या? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप आप जान गए कौन सा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में अकेला एशिया है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये बात देखिए मैंने आपको ऊपर दिखा दी कि कहाँ पे यूराल पर्वत स्थित है और कैसे ये यूरोप से अलग करता है एशिया को। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एशिया के बारे में हमने जो फैक्ट सीख पाया वो क्या है? अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया है। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पे अकेले एशिया फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। यूरोप के बारे में क्या बताया? यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये आर्कटिक वृत्त क्या है? आर्कटिक वृत्त क्या चीज़ है? आर्कटिक वृत्त अगर आपको याद हो, जब हमने आपको अक्षांश के बारे में बताया था तो एक हमने आपको रेखा बताई जो 0 डिग्री से जाती है, उसे विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर से जो जाती है उसे
उत्तरी गोलार्ध से जाती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद 66.5 डिग्री से जो जाती है उसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, उसी को आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। उस रेखा को ही आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप जो है यह 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। एक बार ये कह रहा है विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति को पता लगाइए। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से क्या स्थिति है। देखिए ये हमारा यूरोप है, ये हमारा यूरोप है। देखिए इधर आर्कटिक महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर क्या है, भूमध्य महासागर, और इसके एक तरफ क्या है, एशिया है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के बारे में हमने जान लिया। यूरोप के बाद आगे हम कहाँ पढ़ रहे हैं। यूरोप के बाद बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। यूरोप के बाद अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम इसको दृष्टि से सेट करें तो एशिया के बाद क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश यानी जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर तीनों इससे गुजरती हैं। ये बात हमने आपको ऊपर दिखाई भी और बताई भी कि अफ्रीका महाद्वीप एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। ठीक है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सहारा का रेगिस्तान कहाँ है तो अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि सबसे गर्म रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है, सबसे गर्म रेगिस्तान है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। ठीक है। यहाँ से आप क्या सीखा, एशिया हमारा सबसे बड़ा है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में और जो सीखने लायक बात है वो भूमध्य रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। और अगर पूछा जाए आपसे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य यानी कि विषुवत रेखा, तीनों जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो सिर्फ एक अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद आपने क्या जाना, सहारा का रेगिस्तान जो सबसे गर्म रेगिस्तान है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने, सहारा का रेगिस्तान कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। और विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो कहाँ पाई जाती है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। किस महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। चलिए इसके बाद हम आते हैं अगला, उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे, तो एशिया के बाद अफ्रीका और तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आया, उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये स्थल संधि शब्द आ गया यहाँ पे, पनामा स्थल संधि। ये स्थल संधि क्या है, ऐसे आपने सुना होगा एक वर्ड जल संधि। ठीक है, 2 वर्ड हैं, एक स्थल संधि और जल संधि। इसके बारे में जानते हैं। अब बड़ा कन्फ्यूजन है इसको लेके, जबकि ऐसा कुछ कठिन है। स्थल संधि जैसे ये हमारा उत्तर अमेरिका है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमने एक स्थल मट्टी का पुल बना दिया जिससे हम आ जा सकें। तो स्थली भाग से दोनों जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों स्थल भाग से जुड़े हुए हैं यानी जो 2 स्थल भागों को जोड़े, जिससे 2 स्थल भाग जुड़े हुए हैं उसे क्या कहेंगे, स्थल संधि कहेंगे। यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों क्या है, महाद्वीप हैं यानी स्थल, तो दोनों स्थल है, दोनों को जोड़ने वाली जो संधि है उसे क्या कहेंगे, स्थल संधि कहा हमने। क्या कहा, स्थल संधि। अच्छा, ये स्थल संधि हो गया। इसके बाद जैसे एक ये महासागर है और एक ये महासागर है, इसके बीच में ये ऐसे कोई स्थल है और यहाँ से हमने एक नाली बना दी। क्या बना दी, नाली बना दी, जिससे दोनों महासागरों का जल आपस में, या जो भी सागर हैं या नदियाँ हैं, इनको हमने जोड़ दिया। तो जो 2 जल राशियों को जोड़ेगी वो जल संधि, जो 2 स्थलों को जोड़ेगी वो स्थल संधि। बहुत छोटी सी बात है। ठीक है। अच्छा, तो एक यहाँ से नई बात मिली आपको जानने को मिली, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जिस स्थल खंड से जुड़े हुए हैं उसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पनामा स्थल संधि। आपसे इसको कई तरह से पूछ सकता है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी जल स्थल संधि पाई जाती है, तो पनामा स्थल संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है बात भाई। हम बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका बोल रहे 3 महासागरों से घिरा है। तो एक तरफ तो आप जान गए कौन सा है भाई, प्रशांत महासागर। दूसरी तरफ कौन सा है आपका, अटलांटिक महासागर। और तीसरी तरफ आपका ये कौन सा है, आर्कटिक महासागर। तो 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है।
आगे पहुंचते हैं। उत्तर अमेरिका की बात हो गई, अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। किसकी बात करेंगे? दक्षिण अमेरिका की। देखें क्या है दक्षिण अमेरिका के बारे में, यहाँ क्या दे रहा है आपको समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये आपने देखा वहाँ पे जो हमारी विषुवत रेखा है, उसका अधिकतर विषुवत रेखा जो जा रही है हमारी विषुवत रेखा, उस अधिकतर भाग इसका कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व पश्चिम में 2 महासागर हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ये बात मैंने आपको बताई जब दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में। और सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका में, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको स्थल संधि और जल संधि के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा है। क्या बता रहा है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो ये जुड़े हुए हैं, देखिए किस जिस स्थल भाग से, इसे कहा क्या है, क्या कहा गया? स्थल संधि। अब इस स्थल संधि का क्या नाम है? पनामा स्थल संधि। ठीक है, पनामा स्थल संधि याद रखेंगे आप। यहाँ क्या बता, जल संधि, पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। अब भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि कौन सी? पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। कैसे? देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये भारत है और ये श्रीलंका है। तो इसमें यहाँ बीच से जो ऐसे हमने दोनों के जल राशियों को जोड़ा, उसे क्या हमने नाम दिया? जल संधि नाम दिया। और कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। इसको आप याद रखेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज, पाकिस्तान जैसे पाक जल संधि आपके एग्जाम में आ गया, आप कंफ्यूज हो गए, लगा पाकिस्तान का कोई हिस्सा है, पाकिस्तान की बात हो रही है। ऐसा नहीं, भारत श्रीलंका के बीच पाई जाने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। याद रखेंगे आप। चलिए, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया कि दक्षिण गोलार्ध में सिर्फ 2 ही महाद्वीप पाए जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। ठीक है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? द्वीप क्या होते हैं? द्वीप मतलब जो चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं या चारों ओर जल राशि से घिरे हुए हैं, चारों ओर जिनके जल हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? जल है। इसके चारों ओर क्या है? जल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। कैसा है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस, अब देखिए, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव हमने अक्षांश और जब देशांतर पढ़ा था तो सीखा था, वहाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है। तो दक्षिण ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका के कहाँ स्थित है? मध्य में स्थित है। अब मध्य में स्थित है तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था वहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात रहेगी। चूंकि यहाँ दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान स्थित हैं जिनके नाम मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री। ये आप याद रखेंगे। अंटार्कटिका से याद रखने वाली चीज़ क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो भारत अंटार्कटिका के साथ क्या क्या आपने सीखा? अंटार्कटिका के साथ आपने सीखा कि एक तो ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसका दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र जो है, दक्षिणी ध्रुव जिसे हम कहते हैं, वो लगभग इसके मध्य में स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप के। भारत के 2 शोध केंद्र यहाँ पे, भारत के कई शोध केंद्र हैं जिसमें से नाम क्या दे? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये आपको अंटार्कटिका से याद रखने का रहा। ऑस्ट्रेलिया क्या? ऑस्ट्रेलिया अगर आपसे पूछा जाए द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन सकता है आपसे। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो जो द्वीपीय महाद्वीप है वो किसे कहा जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप। और क्यों कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है, यानी जलराशि से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका के बारे में आपने क्या सीखा? कि यहाँ पर एक तो सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहाँ बहती है। आपको हमने एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात बताई, भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित जल संधि उसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली स्थल संधि को क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। देखिए, यहाँ से हमने भूमंडल को कवर किया, महाद्वीपों के बारे में जाना। कल हम जलमंडल पढ़ेंगे। यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, जलमंडल पढ़ेंगे। जलमंडल में हम महासागरों के बारे में जानेंगे, यहाँ से भी हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे वायुमंडल। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सब क्या है। ठीक है, तो कल हम इसको कवर करेंगे। यहाँ से उम्मीद करते हैं जितना अभी आपने समझा वो आपको समझ में आया होगा।
और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए इसके साथ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये तो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, प्लस जैसे ये ख़त्म हो जाएगा एक बार, आप कंटिन्यू हमारे साथ 1 महीना बने रहेंगे, ये हम ख़त्म कर देंगे 6, 7, 8, 9, 10 जितना मैक्सिमम हो सकेगा, जहाँ तक लगेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हम कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको कराएंगे। वहाँ से आपको बहुत आसानी से एग्ज़ाम के लिए आप जियोग्राफी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।